Hello everyone, let's start our third topic which is age of revolution from 1830 to 1848। बच्चों हमने अभी तक बात की थी कि 1815 में नेपोलियन हार जाता है इन द बैटल ऑफ वाटरलू और कंजर्वेटिज़म रिस्टोर हो जाता है, मोनार्की की पावर रिस्टोर हो जाती हैं, क्रिटिसिज्म करना बंद हो जाता है, वो बच्चों सेंसरशिप इम्पोज होती है, चर्च के हाथ में पावर्स दोबारा से आ जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है बच्चों, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं, रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ बनती हैं जो जिनके एम्स होते हैं जो मोनार्की को हटाना चाहती हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने एक रेवोल्यूशनरी का नाम पढ़ा था जिसका नाम था गिउसेप्पे मज़ीनी। ठीक है, जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, कार्बोनरी के मेंबर थे और उन्होंने यंग इटली बनाई थी, मर्सलीज में यंग यूरोप बनाया था बर्नी में। तो ऐसे करने से बच्चों कितने सारे रेवोल्यूशनरी उस टाइम पे आते हैं। जब रेवोल्यूशनरी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो बच्चों रेवोल्यूशन का दौर शुरू हो जाता है 1830 से 1848 तक। डिस्कस करते हैं बच्चों कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ, वाई रेवोल्यूशन हैपन। बच्चों हमने अभी तक देखा कि कंजर्वेटिज़म और कुछ लोग कंजर्वेटिज़म को फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को, और इन दोनों के बीच में बच्चों रस्साकसी चल रही है। और इस बीच में यूरोप में बच्चों दो आइडियाज़ पॉपुलर होते हैं, एक है हमारा लिबरलिज़म और दूसरा है हमारा नेशनलिज़म। ठीक है बच्चों, और जो ये लिबरलिज़म और नेशनलिज़म है बच्चों, ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में, इटली में, जर्मनी में, आयरलैंड में, पोलैंड में बच्चों, अलग अलग स्टेट्स में ये फैलता है बच्चों। और ये जो आइडिया है बच्चों, ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये फैलाया जाता है बच्चों एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होती है बच्चों वो इसको लीड कर रही होती है। तो हम ये देखते देखते बच्चों जैसे रेवोल्यूशनरी का दौर आता है और 1830 में बच्चों एक रेवोल्यूशन होता है। 1830 में रेवोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। तो बच्चों उस रेवोल्यूशन में क्या होता है, हमने अभी तक देखा था कि कंजर्वेटिज्म आने से बॉर्बन किंगडम जो था, जो बॉर्बन डायनेस्टी थी या बॉर्बन किंगडम था, उसको बच्चे रिस्टोर कर लिया गया था। तो बच्चे सबसे पहले क्या होता है कि जो बॉर्बन किंगडम होता है उसको ओवरथ्रो किया जाता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, लुइस फिलिप को उसका हेड बनाया जाता है। ठीक है, और बच्चों जब ये फ्रांस में जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो बच्चों ऐसे माना जाता था, जो ड्यूक मैटरनिक था उनका कहना था कि अगर फ्रांस में कोल्ड हो या अगर फ्रांस को छींक आती है बच्चों तो कोल्ड सारे के सारे यूरोप को हो जाता है बच्चों। तो फ्रांस में ऐसे डेवलपमेंट देख के बच्चों ब्रसल्स में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो ब्रसल्स है बच्चे, जो बेल्जियम है, वो उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर था बच्चे। ठीक है, तो वहाँ पे भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और उसका रिज़ल्ट होता है कि जो बेल्जियम है बच्चे वो ब्रेक अवे हो जाता है। वो बेल्जियम जो ब्रसल्स है वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाता है बच्चे। ये रेवोल्यूशन जो थे ये इंस्पायर थे, जो ये फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ या जो ब्रसल्स में रेवोल्यूशन हुआ, ये बच्चे इनके पीछे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो था ग्रीक रेवोल्यूशन। बच्चों ये जो ग्रीक रेवोल्यूशन था, जो ग्रीक हम सारे जानते हैं, बहुत ही फेमस जगह है ग्रीक। ये बच्चों उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। 1821 में यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट होती है जिसको बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, पोइट्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, आर्टिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और फाइनली जो ग्रीक है बच्चे वो अलग हो जाता है ऑटोमन एम्पायर से विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इसी चीज़ में हम 3 टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में, एक हम बात करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स के बारे में, और रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में। बच्चों हम अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की, जो है नेशनलिज्म फीलिंग विद रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म बच्चों प्यार वाला रोमांटिसिज्म नहीं है, इसका मतलब है कि नेशनल सेंटिमेंट्स हम कैसे अपनी जगा सकते हैं अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ से बच्चों। जैसे कि हम अपना नेशनल एंथम बनाते हैं, नेशनल सॉन्ग बनाते हैं बच्चों, और नेशन के प्रति हम अपनी कोई पोइम बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं तो हमारे अंदर अपने देश के प्रति प्यार आता है। तो ये वाला प्यार है ये नेशनलिज्म फीलिंग और रोमांटिसिज्म वाला। ठीक है, ये रोमांटिसिज्म अपने देश के प्रति प्यार वाला है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम नेशनल
नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जगाते हैं अपने अंदर इन चीज़ों को सुन के। तो उस टाइम पे एक फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था जो एक जर्मन फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। तो उन्होंने इस नेशनलिज्म फीलिंग को कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए, जैसे फोक सॉन्ग्स, डांस, पोइट्री। और उन्होंने बच्चों दो आइडियाज़ दिए थे, एक था दास वॉक और एक था वॉक जीस्ट। दास वॉक का मतलब था बच्चों कि हमारे सभी के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, और वॉक जीस्ट का मतलब था कि हमें इन कल्चरल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए बच्चों। किसमें? हमें इन कल्चरल एक्टिविटीज़ को बच्चों अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों इसके आगे हम एक छोटे से केस स्टडी की बात करते हैं बच्चों। जो केस स्टडी है बच्चों पोलैंड के बारे में। उस टाइम पे बच्चों 3 ग्रेट पावर्स थी, एक थी रशिया, एक थी प्रूशिया और एक थी ऑस्ट्रिया बच्चों, ठीक है। जो ये 3 ग्रेट पावर्स थी बच्चों, हमने अभी जाना था कि जैसे ही ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी तो पोलैंड किसको मिला था बच्चों? रशिया को मिला था। तो बच्चों रशिया में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसिज्म फैल रहा था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रशियन अथॉरिटीज़ की बातें मानने से मना कर दिया बच्चों। तो उन्होंने रशिया ने क्या किया बच्चों, रशिया ने पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया वहाँ से। तो लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो गए कि हमारी लैंग्वेज है तो आप लोगों ने कैसे हटा दी। तो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग और तेज़ हो गई बच्चे। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपनी लैंग्वेज इम्पोज़ कर दी। तो रशिया की जब और मतलब कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज इम्पोज़ की, उनके अंदर और गुस्सा आ गया कि अपने हमारी पॉलिश हटा दिया और अपनी रशियन इंक्लूड कर दिए। तो इससे क्या हुआ बच्चों, उनके अंदर और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इकट्ठी होती गई और हार के उन्होंने एक रेबेल मतलब एक रिवोल्ट किया। रेबल लोगों ने जो इस चीज़ से गुस्सा हुए थे। तो पर ये जो रिवोल्ट था रशिया ने क्रश कर दिया। रशिया ने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया इन 1831 बच्चों, ठीक है। तो ये एक तरह की बच्चों सिर्फ एक छोटी सी केस स्टडी थी कि कैसे पोलैंड में लोगों के अंदर फीलिंग आई थी। उन्होंने अलग अलग अथॉरिटीज़ की मना करके एक रिवोल्ट किया, पर वो रिवोल्ट रशिया के द्वारा ख़त्म कर दिया गया बच्चों। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट बच्चों, इन सभी रिवोल्ट के चलते हुए बच्चों यूरोप में एक न्यू प्रॉब्लम आती है, जो है हंगर की, हार्डशिप की और पॉपुलर रिवोल्ट की बच्चों। 1830 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं यूरोप में, जिसके अलग अलग रीज़न्स हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों होते हैं। जैसे बच्चों आप सभी को पता है कि जो मोनार्क्स थे, ठीक है, जो फ्यूडल थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया था बच्चों कि जो लेबर थी, जो उनको बहुत कम वेजेस दे देते, तो उनके पास तो मनी बिल्कुल भी नहीं थी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बच्चों। तो जो फार्मर थे या जो पीजेंट थे बच्चों, तो उन लोगों ने रूरल एरिया से शिफ्ट करके अपने आप को अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करना शुरू कर दिया बच्चों। तो जब अर्बन एरियाज़ में वो ज़्यादा जाने लगे तो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाती है बच्चों। तो उसकी वजह से जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। तो मशीन मेड जो गुड्स थे जो इंग्लैंड के, वो मार्केट में आ जाते हैं। जो हैंडमेड आर्टिसंस थे उनका काम बच्चों लॉस्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चों इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है यूरोप में। तो जो पेरिस था, तो हमने पेरिस कहाँ पे था बच्चों? फ्रांस में था। तो 1848 में बच्चों 1848 में फूड शॉर्टेज हो जाती है पेरिस में। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो जाती है, पुअर कंडीशन ऑफ पेरिस हो जाती है बच्चों, ठीक है। और जो लुइस फिलिप थे, लुइस फिलिप को क्या बनाया गया था? हेड बनाया गया था। तो सभी लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस, हर एक चीज़ के प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं कि सभी के सभी लोग इतना गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मोनार्की को ख़त्म करो, अब हम फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ चेंजेस जो है वो आती हैं फ्रांस में। जैसे राइट टू वोट था बच्चों, वो सभी को मिल जाता है जिनकी उम्र 21 ईयर है, ठीक है। पहले किसके पास था राइट टू वोट? जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और राइट टू वर्क सभी को मिलता है। एक और एग्जांपल है बच्चों 1845 पे सिलिसिया एक जगह थी बच्चों जहाँ के वीवर थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। क्यों किया था इन्होंने ये रिवोल्ट बच्चों? क्योंकि जब इनके कॉन्ट्रैक्टर ने इनसे वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे उनको बनाना था वो बनवा लिया, इनकी डिलीवरी होगी, तो इन्होंने इनकी पेमेंट डिक्रीज़ कर दी थी बच्चों। तो इनकी पेमेंट डिक्रीज़ करने की वजह से इन्होंने 4 जून 1845 को जो लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स थे वो इकट्ठे हो गए थे
जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने को, और तो जो वीवर थे, जो इनमें से 11 वीवर थे बच्चों, उनको शॉट डेड कर दिया गया, उनको मार दिया गया था। तो और ऐसे रिवोल्ट थे जो अलग अलग जगहों पे चल रहे थे। जो ये रिवोल्ट हो रहे थे बच्चों, जो ये हार्डशिप आ रही थी, जो ये हंगर फैल गया था पूरे यूरोप में, उनकी वजह से लोगों को हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी। इसकी वजह से बच्चों पॉपुलर रिवोल्ट होते हैं, जो रिवोल्ट है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। जो बच्चों ये लिबरल्स का रेवोल्यूशन था, लेड किया जा रहा था बच्चों मिडिल क्लास पीपल के द्वारा। आपने अभी तक बच्चों यही देखा होगा कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल हैं, वही ज़्यादा नेशन स्टेट की ओर जा रहे हैं, वही ज़्यादा रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास लोग थे बच्चों, वो एक नेशन स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। दूसरा, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे एक नेशन स्टेट को बनाना चाहते थे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, कि एक हमारा संविधान होना चाहिए, हमें लिखने की, हमारे प्रेस में आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, हमें एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो बच्चों इसी दौरान जर्मनी में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी वो डोमिनेट की जा रही थी मिडिल क्लास प्रोफेशनल के द्वारा। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि इस बार हम ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट करेंगे। तो 18 मई 1848 में 831 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, किसके? ऑल जर्मन नेशनल पार्टी के। तो पार्लियामेंट थी जो जर्मनी की, उसमें डोमिनेट करते हैं मिडिल क्लास लोग। तो जो मिडिल क्लास लोग थे बच्चों, वो एक मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं। तो इनको जितवाया गया था वर्कर और आर्टिसंस के द्वारा। पर क्या होता है कि बच्चे, ये जो कमेटी होती है ये वर्कर्स और आर्टिसन की डिमांड को फुलफ़िल नहीं करती है। तो जिसकी वजह से वर्कर और आर्टिसंस क्या करते हैं, वो अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं। जब वो अपना सपोर्ट वापस खींचते हैं तो इनकी जो एसोसिएशन थी या गवर्नमेंट थी वो गिर जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा दूर बैठे जो मोनार्क थे ना, वो उठाते हैं। तो मोनार्क क्या करते हैं, अपनी आर्मी को भेजते हैं और मोनार्की को रिस्टोर कर देते हैं। पर वो ये एक चीज़ समझ आते हैं कि इनको चेंज करना पड़ेगा अगर इनको पावर में रहना है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को बच्चों अबॉलिश कर देते हैं। सर्फडम मैंने आपको बताया, और बॉन्डेड लेबर, जो दोनों एक ही चीज़ें, इनको अबॉलिश कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, हंगरेरियन को ऑटोनॉमी ग्रांट कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों ये था कि कैसे 1848 में लिबरल्स का रिवोल्ट होता है, कैसे मिडिल क्लास आगे निकल के आती है, क्या उनकी डिमांड्स होती हैं, क्या उनके पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होते हैं, जर्मनी में क्या होता है, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी थी बच्चों, वो कैसे पावर में आके फिर से पावर से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो सभी की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाती है बच्चों। ये तो था एक जर्मनी में क्या हो रहा है, लिबरल्स मूवमेंट में क्या हो रहा है। बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं वुमेंस की। बच्चों उस टाइम पे वुमेन का क्या रोल था? उस टाइम पे बच्चों वुमेन ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। उन्होंने अपने प्रेस में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। एडिटोरियल्स वगैरह लिखने शुरू कर दिए थे। पर उनको अभी भी सफरेज का राइट नहीं मिला था, मतलब कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।